बच्चों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, तो कैसी चल रही पढ़ाई? सही चल रही होगी वैसे तो। अब बोलो मैम ये क्वेश्चन मत पूछा करो कैसे चल रही पढ़ाई, बस चल रही है ऐसे बोलते हैं मुझे स्टूडेंट्स, बट कोई बात नहीं बच्चा, होता है। ठीक है, चलो अब अपन आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा देखो, बायोमोलिक्यूल्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? देखो अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े, है ना, बेसिक टर्म्स पढ़ी, है ना, मैंने आपको एक चीज़ समझाई कैसा होता है। और उसके बाद अपन ने 2-3 बहुत सारे बच्चों को डाउट्स थे तो वो मैंने आपको चीज़ बता दी। उसके बाद अपन अमीनो एसिड पढ़ा, देन प्रोटीन पढ़ा, देन फैट पढ़ा। आज अपन क्या पढ़ेंगे बच्चा? न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ मैंने आपको बोला था ना कि मैं कार्बोहाइड्रेट वाला सबसे एंड में पढ़ाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा सा, और वो थोड़ा अच्छे से समझाना भी, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं, इसलिए वो मैं एंड में पढ़ाऊंगी। क्योंकि जब तक आपको पूरा बेसिक नहीं आ जाता फिर मैं कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करूँगी, ताकि आपको पता चल जाए हाँ भाई हाँ ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे? अपना न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो वैसे तो इसकी डिस्कवरी वगैरह भी है, बहुत है ना। वो अपने जेनेटिक वाला चैप्टर होगा तब मैं बताऊंगी अच्छे से, बट अभी मैं ऊपर से बता देती हूँ आपको। ठीक है ना। तो मेन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी खोज वगैरह करी? ठीक है बच्चे, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ना मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1889 के अंदर या 1869 में, हाँ ठीक है। तो 1869 में क्या हुआ था? 1869 में एक साइंटिस्ट थे, ये होते हैं ना फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे बच्चा ना। इन्होंने क्या करा था? सबसे पहले ये देखा था, इन्होंने क्या करा, एक डेड WBC की जो सेल थी है ना, एक है ना पस की जो सेल होती है ना, पस का मतलब होता है बच्चा, देखो पस जो शब्द होता है ना, पस फॉर्मेशन होता है, मतलब अपन बोल देते हैं कि अपनी स्किन पर पस फॉर्मेशन हो गया, येलो सेलिश कलर का हो जाता है। तो बच्चा इन्होंने क्या करा, इस पस की, ये पस एक्चुअली में होती क्या है? ये डेड WBC होती है। क्या होती है? डेड WBC होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो उन्होंने क्या करा इस पस की जो सेल थी उसके अंदर ये चीज़ देखी, उन्होंने देखा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस तो वैसे ही खोजा जा चुका था पहले, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ फॉस्फोरस सब्सटेंस है, कोई फॉस्फोरिक मटेरियल भरा पड़ा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने नहीं बताया था कि वो DNA है, DNA तो किसी और ने बताया था। इन्होंने बस इतना बोला कि न्यूक्लियस के अंदर, कि न्यूक्लियस में मतलब सेल की न्यूक्लियस में क्या फॉस्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस भरा पड़ा है। फॉस्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस भरा पड़ा है। ठीक है, और उसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लिन। क्या दे दिया? न्यूक्लिन दिया। ठीक है, तो ये नाम तो आपने सुना ही होगा कि सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड का नाम क्या था? न्यूक्लिन दिया गया था। तो उन्होंने बोला कि एक सेल होती है, और उन्होंने ऐसे फिर उसके बाद में सभी सेल्स में देखा तो सभी सेल में ये कंटेंट बिल्कुल सेम था। तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर फॉस्फोरस कंटेनिंग जो सब्सटेंस होता है, इनको नहीं पता था कि वो एसिड वगैरह होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि फॉस्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस होता है, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिन दे दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूक्लिन दिया था शब्द, वो किस साइंटिस्ट ने, यानी किन साइंटिस्ट ने दिया था? तो बच्चा ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया? ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो सेल होती है उसके अंदर जो फॉस्फोरस कंटेनिंग जो सब्सटेंस होता है वो बहुत ही हाई अमाउंट में होता है। कैसे होता है? बहुत ही हाई अमाउंट में होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए। उसके बाद आपने नाम सुना होगा वॉटसन एंड क्रिक का, वो तो अच्छे से सुना ही रखा होगा आपने, और कुछ नहीं सुन रखा तुमने तो ये ज़रूर सुन रखा होगा। लेकिन एक बात बताऊँ बच्चा, है ना, उनको ये आने से पहले, उनके बाद, है ना, बहुत से साइंटिस्ट जब उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा, हाँ ठीक है आपने बोला न्यूक्लिन है, बाद में इस न्यूक्लिन को बोला गया कि, है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? ये जो न्यूक्लिन होता है, ये आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लिन जो होता है वो कैसे नेचर का होता है ना। बहुत साइंटिस्ट ने खोजा, मैंने बोला ना मैं अभी आपको सिर्फ ऊपर से बताऊँ, क्योंकि अभी इतना है नहीं अपने। ठीक है, ध्यान रखना, जेनेटिक वाला जो चैप्टर रहेगा जिसमें अपना DNA वाला चैप्टर, उसमें पूरा डिटेल में बताऊँ, अभी सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, हाँ, क्योंकि अपना मेन टॉपिक न्यूक्लिक एसिड है, सिर्फ वो समझा रही हूँ मैं आपको। तो न्यूक्लिन जो होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है नेचर में। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या बोला कि एसिडिक होता है नेचर में, और इसके बाद क्या बोला कि
इसका नाम दे दिया गया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब बच्चा ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक का क्या मतलब होता है? न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में, और एसिड मतलब कि न्यूक्लियस में कोई एक एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस है जो सभी सेल्स में पाया जाता है ना मोस्टली। तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड दिया। अब अच्छा ये न्यूक्लिन इन्होंने दिया था, ध्यान रखना, बहुत से साइंटिस्ट हैं उन्होंने बाद में वो डिस्कवरी करी। देन उसके बाद में एक रिजल्ट निकाला गया कि न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक सब्सटेंस होता है उसको न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिन कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। बाद में 20 साल बाद, है ना, 1889 या 1890s के तहत ये चीज़ खोजी गई थी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जिसको अपन न्यूक्लिक एसिड होता है। खैर अपन इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि ये अपना आगे का टॉपिक है, ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो। देन उसके बाद साइंटिस्ट, अब बच्चा मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। आप सोचोगे मैम ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है। देखो आपने सुना होगा बाद में वॉटसन एंड क्रिक आए थे, उन्होंने ही डीएनए के हेलिकल मॉडल को समझाया था। अच्छे से पता है आपको, और कुछ ना हो बट ये जरूर तो आपको ध्यान है। लेकिन एक मज़ेदार बात बताऊँ बच्चा, एक्चुअली में वॉटसन एंड क्रिक ने उस डबल हेलिक्स की सब्सटेंस को बताया ही नहीं था। अब आप बोलोगे मैम कैसे? बच्चा देखो, दो साइंटिस्ट थे, रोजलैंड एंड विकिन, दो साइंटिस्ट थे, उनसे पहले थे रोजलैंड एंड विकिन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड को, अच्छा हाँ न्यूक्लिक एसिड, अच्छा एक चीज़ बता दूँ, न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं ना, पता है ना आपको? एक तो होता है डीएनए, है ना, और एक होता है आरएनए। अच्छा इसकी फुल फॉर्म वगैरह भी बात करेंगे अभी अपन, पहले मैं साइंटिस्ट के बारे में बता दूँ फिर उसके बाद फुल फॉर्म वगैरह सब बात करेंगे। तो बच्चा मैं बोल रही हूँ कि रोजलैंड और विकिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअली में डबल हेलिकल सब्सटेंस या इस डीएनए के मॉडल को बताया था। अब आप बोलोगे मैम ऐसा होता है? यस बच्चा ऐसा ही है, बट हुआ क्या था कि उनके कोई काम करने वाला था जो कर्मचारी वगैरह होगा, तो उन्होंने क्या करा, उनकी जो भी डेटा होती है, अब अपन को पता है जब अपन कुछ साइंटिस्ट का भी रिसर्च करते हैं तो उसको अपन लिखते ये तो पता है आपको, अपन को कोई चीज़ नहीं दे तो अपन लिख देते हैं, बस उन्होंने पूरे डेटा को एक शीट में बनाया था। तो वो शीट उन्होंने क्या करा, कहीं और जाके दे दी। अब कहीं और जाके दे दिया, पता नहीं किसको दी, ये ध्यान नहीं है, बट ये है कि फिर वो जो डेटा वाली जो शीट थी वो वॉटसन एंड क्रिक को मिल गई और उन्होंने उसी को मॉडिफाइड करके ये चीज़ बता दी और उन्हीं का नाम आज दर्ज है आज सब जगह। तो एक्चुअली में खोजा किसने था? एक्चुअली में डीएनए के हेलिकल मॉडल को बताया किसने? रोजलैंड एंड विकिन ने बताया था। ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा आपके, है ना। एनसीईआरटी में आपकी ये दे रखा है कि डबल हेलिकल मॉडल जो बता रखा है डीएनए का, वो किसने एक्सपेरिमेंट करा, किसने बताया? वो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि आपको पता चले ये चीज़, ठीक है बच्चा। क्योंकि जब मैंने भी इनके बारे में सुना तो मेरे को भी बहुत ऐसा लगा। फिर बाद में मैंने जब थोड़ी बात पूछा पाछी करी, मतलब होता है ना, भले कोई भी हो इंसान हो, वो हर चीज़ की रिसर्च करता है, तो बस मैंने भी थोड़ा पूछा पाछी करी तो फिर मेरे को पता चला कि एक्चुअली में ऐसा नहीं था ऐसा ऐसा हुआ था। खैर, तो अपन को तो नीट पास करना है तो अपन को वॉटसन एंड क्रिक पे लगाएंगे, रोजलैंड एंड विकिन सॉरी भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर आपको बस इतना पता होना चाहिए। जब मैं नाम नहीं लिखूंगी बट वॉटसन एंड क्रिक ही लिखूंगी, क्योंकि बुक में भी वॉटसन एंड क्रिक ने लिख रखा है, बुक में एनसीईआरटी में देखना वॉटसन क्रिक ही दे रखा है आपकी इसमें और उस वाले चैप्टर दोनों में, कि इन्होंने ही डबल हेलिकल जो डीएनए का मॉडल था वो दिया था। तो बताया आपको, बट एक्चुअली मैंने आपको रीज़न बता दिया कि ऐसा ऐसा नहीं था, उन्हीं की थ्योरी को मॉडिफाइड करके बस बताया, बट एक्चुअली में खोज रोजलैंड एंड विकिन ने करी थी। तो एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट करा था, एक्चुअली में जो एक्सरे डिफ्रैक्शन करा था, जो डेटा एक्सपेरिमेंट, जो यही आता है कि डीएनए हेलिकल मॉडल किससे पहचाना गया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, यही आता है मेरे हिसाब से। तो वो एक्चुअली में किसने करा था? रोजलैंड एंड विकिन ने करा था, जो एक्चुअली उन्होंने देखा था। बट अब क्या करें, हादसा हादसा होता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। तो अपन को ज़्यादा दुख नहीं शो करना, बट हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आया समझ में? चलो तो अपन आगे का अपना इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ बताओ, जैसे मैं जेनेटिक में और बता दूंगी, बट अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हुआ क्या था। मतलब चोट हो गई थी, है ना, और कुछ नहीं हुआ था, उनको खुद को पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, है ना। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, चलो, है ना। तो अब आपको पता है कि अब मैं नाम नहीं लिखूंगी, अब मैं देखो वॉटसन क्रिक के नाम नहीं लिख रही, अब आप देख लेना एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। मैं अब मेन टॉपिक पे स्टार्ट कर रही हूँ, वॉटसन क्रिक ने दिया था जो बुक में आपको देखा है, ठीक है। अब अच्छा डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको अच्छे से पता, मुझे बताने के लिए भी लिख देती हूँ, क्योंकि कुछ महान है यहाँ पर। एनए का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, पता नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनो बच्चा अब डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिया इन्होंने, किसने दिया? वॉटसन क्रिक ने, जो अभी मैं बोल रही हूँ उन्हीं का नाम लेंगे अपन, ठीक है। जब उन्होंने ये चीज़ समझाई
तब उन्होंने बोला कि डीएनए क्या है, डीएनए एक पॉलीमर चेन है। अब पॉलीमर किसका, न्यूक्लियोटाइड चेन का एक पॉलीमर चेन है। तो डीएनए इज अ एसिडिक इन नेचर, पता है आपको, ये तो कोई दिक्कत नहीं, डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक मजेदार एक और बात बता दूं जो आपको पता होगा, न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए, पता है आपको। लेकिन एक्चुअली में डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा वैसे तो जब जेनेटिक्स आएगा तब मैं आपको पूरा अच्छे से पॉइंट्स वगैरह कम से कम 7 से 8 पॉइंट बताऊंगी इसके। फिर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड आरएनए की खोज हुई थी, आरएनए आया था दुनिया में, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं आया था, आरएनए आया था, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए, पहले आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया था, लेकिन जेनेटिक मटेरियल फिर आरएनए को हटा के डीएनए को उपाधि दी गई। अब ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों करा, भेदभाव नहीं था बच्चा, ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब आरएनए जो होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है डीएनए के मुकाबले। अब अगर स्टेबल, क्योंकि बच्चा अगर अनस्टेबल होगा जेनेटिक मटेरियल तो वो तो हर वक्त ही म्यूटेशन करेगा, और हर वक्त ही म्यूटेशन करेगा तो तुम तो हर वक्त ही चेंज होते जाओगे, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आगे जाके ऐसा बताया गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो स्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और स्टेबिलिटी की भी, और ऐसे तो बहुत थे, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल थे बच्चा, ध्यान रखना, मैं तो सिर्फ आपको एक मेन पॉइंट बता रही हूँ। बहुत सारे रीजन थे जिस वजह से आरएनए को जेनेटिक मटेरियल ना बोल के डीएनए को बोला गया, ये मैं आपको जेनेटिक्स में बताऊंगी। बस अभी तक ध्यान रखो, स्टेबिलिटी की बिहार पर मेन स्टेबिलिटी रखी गई, उसकी बिहार पर डीएनए को क्या बोल दिया गया, ये इसे जेनेटिक मटेरियल। लेकिन उसके बाद में, किसके, आरएनए के बाद में क्या आता है ऐसे क्वेश्चन कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, तो बहुत से बच्चे डीएनए लगा देते, पर ध्यान रखना आरएनए था, आरएनए के बाद डीएनए आया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये बात ध्यान समझ में आ गया आपको, तो ये बात आपको ध्यान रखना। चलो, अब अपन डीएनए का जो मॉडल होता है, मैंने आपको क्या बोला, डीएनए का कैसा मॉडल होता है, डबल हेलिकल मॉडल होता है, जो जिसमें 2 स्ट्रैंड होती है जो आपस में एंटी पैरेलल रन करती है, पता है नहीं तो आपको, डबल हेलिकल मॉडल होता है। कैसा होता है, डबल हेलिकल मॉडल होता है, ठीक है। और ये किसने दिया था, आपको पता चल चुका है किसने दिया था एक्चुअली में, लेकिन हम नाम किसका लिखेंगे, वॉटसन एंड क्रिक का, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। चलो, तो अब बच्चा ये बात आपको ध्यान रखिए, डबल हेलिकल मॉडल होता है, और वो कैसा होता है, इनके जो स्ट्रैंड कैसे मूव करते हैं, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल करते हैं। अब इसका रीज़न देखेंगे, पैरेलल क्यों है, सीधे सीधे क्यों नहीं रन कर सकते, है ना, सीधे सीधे में इनको चैन नहीं आ रहा था कि जो उनको उल्टा सीधा रन करना पड़ा, वो अपन आगे देखेंगे, जब स्ट्रक्चर पूरा बनाऊंगी तब देखेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, उससे पहले व्हाट इज डीएनए, डीएनए होता क्या है, डीएनए क्या होता है, ठीक है। अब डीएनए इज अ पॉलीमर, अब मैंने आपको बोला एक पॉलीमर है, ऑब्वियस बात है, एक मोनोमर से तो मिलकर बना नहीं होगा। डीएनए क्या एक तरीके का पॉलीमर होता है, क्या होता है, डीएनए इज अ पॉलीमर। अब पॉलीमर किसका, न्यूक्लियोटाइड का, किसका, अब ये न्यूक्लियोटाइड, अब बच्चे सब बता रही हूँ, बस अभी सब नाम सुनो, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। यानी अगर आपसे पूछे, जैसे मैंने आपको क्या बोला, पहले चलो एग्जाम्पल बात करें, प्रोटीन एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, किसकी पॉलीमर है, अमीनो एसिड का। तो यानी बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तब जाके एक प्रोटीन बनेगा, ठीक है। बात करिए अपन ने, सेम अपन ने फैट की भी बात करी थी, फैटी एसिड जुड़ेंगे तो अपने पास फैट बनेगा। वैसे ही डीएनए का मोनोमर क्या होता है, डीएनए का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे आपस में तो एक पॉलीमर बनाएंगे, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तो एक्चुअली में डीएनए इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। अब बच्चे न्यूक्लियोटाइड क्या है सब बताऊंगा, सभी नाम ध्यान रखो, आपको आता है, मुझे अच्छे से पता है कि आपको ये चीज़ आती है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, और कोई काम का होगा तो वैसे बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आती है आपको, मुझे ध्यान है, ठीक है। वैसे बहुत होशियार हो आप लोग, सच में होशियार हो तुम लोग, है ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि डीएनए का मोनोमर बताओ, अगर आपसे पूछे डीएनए का मोनोमर बताओ, तो क्या बताओगे, न्यूक्लियोटाइड बताओगे, क्या बताओगे, न्यूक्लियोटाइड बताओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, डीएनए का मोनोमर, डीएनए का मोनोमर होता है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, समझ में आया। चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, डीएनए से पॉलीमर एक पॉलीमर चेन होती है, ठीक है। और इस डीएनए का मोनोमर कौन होता है, न्यूक्लियो, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ेंगे, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है मैं बताऊंगी आपको, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो एक चेन बनेगी, और उसको अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। और जब ऐसी चेन, अब एक चेन ऐसी दूसरी चेन आपस में एंटी पैरेलल रन करेगी तो उसको अपन डीएनए मॉलिक्यूल बोलेंगे, और डीएनए का कौन सा बोलेंगे, डबल हेलिकल मॉडल बोलेंगे। अब आपको बच्चा पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है अपने अंदर, अपन किसकी बात करें, यूकैरियोटिक सेल, और एक्चुअली में ह्यूमन की बात करें तो कैसा होता है, लीनियर होता है।
आपको पता है ना, सर्कुलर नहीं होता, कैसा होता है, लीनियर होता है। बैक्टीरिया में सर्कुलर होता है, पता है आपको। प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्टली कैसा मिलता है अपन को, सर्कुलर डीएनए मिलता है। लेकिन अपने अंदर यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है। ये ध्यान रखना, अपने अंदर कैसा होता है, लीनियर डीएनए। लीनियर का मतलब होता है बच्चा वो कैसा भी पड़ा हुआ हो, लेकिन उसका एक एंड दूसरे एंड से कभी नहीं मिलेगा। सर्कुलर में क्या होता है, वो कैसा भी हो तो दूसरा एंड हमेशा मिल जाता है। लेकिन लीनियर में क्या होता है, एक एंड क्या कहीं भी पड़ा है, दूसरा एंड कहीं पर भी पड़ा है डीएनए का, ठीक है, वो मिलते नहीं है बस आपस में। ये बात याद रखना, ठीक है। ये खास बात होती है यूकैरियोटिक डीएनए की, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं आपको न्यूक्लियोटाइड बता देती हूँ, यहीं लिख देती हूँ, एक न्यूक्लियोटाइड बना देती हूँ, फिर आप समझ जाओ कि भाई हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है। चलो काम करते हैं, मैं इसको पहले मिटा देती हूँ। बच्चा मैं अभी सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ, तो ये ऐसे मत सोचना कि मैम सिर्फ ऊपर से बता रही है, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है। जेनेटिक्स आएगा तो पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ठीक है। चलो तो देखो न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे होती है। सबसे पहले अच्छा एक चीज़ सुनो, इसको हटाती हूँ, ऐसे नाल बना के ऐसे बनाओ, ईजी रहेगा। डीएनए का स्ट्रैंड या मॉलिक्यूल बोल लो, 3 पार्ट से मिलकर, बिल्कुल इजी वे में 3 पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। चलो पहले अच्छे से नाम लिखेंगे, अच्छे से समझा देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी आपको, ठीक है। ये बच्चा ये ना, हाँ ठीक है। चलो सबसे पहले होता है शुगर, ठीक है। अब वो शुगर कौन सी है, क्या नाम है, सब लिखूंगी, पहले मैं लिख लूँ शुगर है बस, ठीक है। दूसरी नाइट्रोजन बेस, ठीक है। और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। यानी ये 3 ऐसे सब्सटेंस है जिससे आपका डीएनए मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। अब आ जाओ, ध्यान सुनो। अब शुगर कौन सी होती है, शुगर होती है बच्चा 5 कार्बन की। कौन सी होती है, 5 कार्बन की होती है। तो क्या मैं इस शुगर को पेंटोस शुगर बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं मैम, आप बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। पेंट का मतलब होता है वो वाली पेंट नहीं, पेंट का मतलब 5। ओज का मतलब कहीं पर पीछे ओज लगता है, तो नोमेनक्लेचर में अपन ने पढ़ा हो तो अपन पढ़ेंगे, वैसे तो नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं ना, ओज लग जाता है तो शुगर होती है। तीसरा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, तो पीछे ओज लगता है तो ये क्या होती है, एक तरीके की शुगर होती है, पता है अपन को। तो पेंटोज ये एक शुगर है क्योंकि 5 कार्बन की है, ठीक है। और डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसको बोलते हैं डी ऑक्सी, अच्छा देखो हाँ ना, राइबोस शुगर, क्या बोलते हैं, राइबोस शुगर बोलते हैं, ठीक है। डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी होती है, राइबोस। अब सुनो, अब डीएनए और आरएनए में एक मेन डिफरेंस क्या है बच्चा, कि डीएनए के मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक ऑक्सीजन हट जाता है। देखो डीएनए और आरएनए में एक डिफरेंस क्या है, देखो ये 5 कार्बन की चेन है, ये है ये कार्बन, ठीक है, और ये है, देखो कुछ डिफरेंस ही दिख रहा है आपको। नंबरिंग हमेशा यहाँ से करनी, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ से करनी है नंबरिंग। बच्चा मान लो ये है डीएनए और ये है आरएनए, क्या दोनों में कोई अभी अंतर दिख रहा है आपको, कोई अंतर नहीं है। लेकिन बच्चा थर्ड कार्बन पे यहाँ पर अपने पास क्या होता है, एक OH जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसके साथ एक और OH यहाँ पर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये है आरएनए, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर जब ये डीएनए में बदलता है तो थर्ड कार्बन पे यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और सिर्फ एक हाइड्रोजन रहता है। इसको बस कंपेयर करो, तो थर्ड कार्बन से एक क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है। तो अब जब ऑक्सीजन निकल गई तो जब भी कोई चीज़ किसी मॉलिक्यूल से निकलती तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, हम डी लगा देते हैं, और जो चीज़ निकल रही है उसको बीच में फिट कर दो। तो क्या मैं इसको डी ऑक्सी बोल सकती हूँ, तो अपन इसके पास जो राइबोज होती है वो कौन सी होती है, डी ऑक्सी होती है, ठीक है। और आरएनए के पास जो होती है वो सिर्फ राइबोज शुगर होती है। समझ में आया। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये मैं अभी नहीं समझाऊंगी, बस अभी इतना ध्यान रखिए कि आरएनए के मॉलिक्यूल और डीएनए के मॉलिक्यूल बिल्कुल डिट्टो सेम होता है, बट एक डिफरेंस होता है, उसके कार्बन से, थर्ड वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो वो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा।
एक ऑक्सीजन रिमूव तो हाइड्रोजन रह जाएगा, तो एक डीएनए, तो यहाँ पर इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो डीएनए में जो शुगर होती है, डीएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, बताओ जल्दी, डीऑक्सीराइबोस होती है। और आरएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, राइबोस शुगर होती है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है ना, इसको हटा दूँ। चलो अब दूसरा देखो, ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि शुगर कौन सी होगी, 5 कार्बन की होती है। अभी अपन ने देखा, अभी और बनाएंगे अच्छे से। 5 कार्बन जिसको पेंटोस शुगर बोलते हैं। पेंटोस शुगर डीएनए में कौन सी होती है बच्चा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। क्लियर। चलो अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। किसकी बात करते हैं अपन, नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं। बच्चा नाइट्रोजन बेस आपको पता है नाम में आ रहा है, एक तो बेस है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो बेस है ना, बेस जानते हो ना, बेस बेसिक नेचर जो भी है, ठीक है। ये कोई एक मॉलिक्यूल है जो बेसिक की तरह काम करेगा और उसमें नाइट्रोजन जुड़ा है। क्या जुड़ा है उसमें, नाइट्रोजन जुड़ा है। अब ये जो नाइट्रोजन होते हैं, अब आपको पता है कि नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन बेस कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं जो डीएनए के मॉलिक्यूल या आरएनए के मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन। अभी बच्चा मैं सिर्फ ऊपर अभी बता रही हूँ, अभी रुको, जब मैं समझाऊंगी तो पूरा डिटेल बताऊंगी। तो एक होते 2 तरीके के नाइट्रोजन बेस आपको मिलेंगे डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल, एक तो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस और एक पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन आपके 2 तरीके के होते हैं, एडिनिन और गुआनिन। सिर्फ बच्चा मैं अभी सिर्फ इसमें लिख रही हूँ, एडिनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन 3 तरीके के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिन, ठीक है। अभी नाम लिखूंगी इसको मिटा के पूरा, ठीक है। तो ये अपने 2 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब एक है फॉस्फेट। अब फॉस्फेट ग्रुप में होता है अपने पास H3PO4, ये होता है जो इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया। तो क्या बोला मैंने, डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है तीन सब्सटेंस से या फिर 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। एक तो शुगर, ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट। अब देखो काम क्यों, अब आप बोलो मैम जी जहाँ पर हम थे वो तो आए नहीं। अच्छा आएगा, शांति रखो। देखो, जब शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है, जब शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है तो वो बनाती है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्या बोला मैंने, वापिस देखो, जब शुगर यानी जब ये दोनों, जब क्या बोला मैंने, जब शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है, जब शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है तो ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। समझ में आया, ठीक है। अभी तो इन दोनों की बात हुई, अभी भी डीएनए का मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने क्या बोला, डीएनए का मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अब तो फॉस्फेट तो रह गया। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ आप फॉस्फेट जोड़ दो। तो जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जोड़ दोगे तो अब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कौन सा बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो बताओ, समझ में आया अब तो अब क्वेश्चन क्या आता है, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन बताऊंगी मैं क्या आता है। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। टी मतलब है टोटल। कैसे याद रखोगे, मैं अभी याद करने का तरीका बताऊँ। पहले तो देखो, जब शुगर सिर्फ नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है तो इन दोनों को साथ में बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और जब इन दोनों के साथ साइड में फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा तब इन को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो जब शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ेगी तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगी, और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट आके जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगी। अब याद कैसे करोगे, न्यूक्लियोटाइड में टी आ रहा है, T4 होती है, क्या होता है T4 होता है टोटल। तो टोटल मतलब तीनों मॉलिक्यूल, टोटल मतलब तीनों जुड़े हैं, ठीक है। याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और एस का मतलब होता है शुगर, ठीक है। तो ऐसे याद रखो तो याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान, अब आया समझ में। अब मॉलिक्यूल भी बनाएंगे, इसका मॉलिक्यूल भी बनाते हैं कैसा बनता है, बट पहले आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में वो डिटेल बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ ऊपर से बताया कि आपको ये चीज़ ध्यान रखिए कि अभी भी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो क्या अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए कि डीएनए का मोनोमर कौन है, तो उसमें न्यूक्लियोसाइड भी होगा और न्यूक्लियोटाइड भी होगा। तो बच्चा मैंने अभी सिर्फ आपको एक मॉलिक्यूल बताया, अब ऐसे हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, तो इन तीनों का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो इन तीनों का बन रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड का बन रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड इज द करेक्ट आंसर, ना कि न्यूक्लियोसाइड हो, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में तो फिर फॉस्फोरस होता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप तीनों को नहीं जोड़ोगे तब तक आपका एक मोनोमर नहीं बनेगा, किसका, डीएनए का। तो न्यूक्लियोटाइड होता है किसका, डीएनए का क्या होता है, मोनोमर होता है, ठीक है बच्चा। तो पहले तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब जाके मैं अब आपको डायग्राम वगैरह बताऊं, और अब डायग्राम पे ही बात करेंगे पूरा, क्लियर। चलो, तो ये बात आपको अभी और बात करेंगे इसकी, मैं अभी प्यूरिन पिरिमिडिन के बारे में याद करने का तरीका बताऊंगी, क्या होता है डिफरेंस में, क्या से क्वेश्चन आता है, सब बताऊंगी, ठीक है। अच्छा क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं अपन। हटा दो इसको मैम, है ना। तो ये चेंज ध्यान रखना, शुगर इससे साथ जुड़ेगी तो न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फोरस जुड़ा, देन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलो अब इसको हटाते हैं।
चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो चेन अपन ने बनाई थी, क्या बनाई थी अपन ने, देखो शुगर प्लस NB क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड, फिर इसके साथ P जुड़ा तो क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, देन न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। चलो, तो न्यूक्लियोसाइड किसके से बना, शुगर से। अब शुगर बनाओ। अब ये बच्चा आपको याद रखना है, कुछ भी करो बट आप याद रखो इसको, ठीक है। 5 कार्बन की है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब एक कहाँ गया, ये रहा C, ये 5, ठीक है। 5 कार्बन का हो गया, ये हो गया 5, ठीक है। चलो अब दूसरा देखो, हाँ ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो शुगर बना लिया अपन ने 5 कार्बन की, पेंटोस शुगर बना ली, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे न्यूक्लियोसाइड बनाना है, तो पहले आप क्या जोड़ू, मैं नाइट्रोजन बेस। अब बच्चा आपको ये ध्यान रखना है कि पेंटोस शुगर के पहले कार्बन के साथ हमेशा ध्यान रखना, DNA का हो या RNA का मॉलिक्यूल हो, शुगर के साथ नाइट्रोजन में हमेशा पहले कार्बन के साथ जुड़ता है, ये फिक्स है ना। शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ NB जुड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठीक है। तो पहला कार्बन ये रहा, तो यहाँ पर इधर है ना, इसको ऐसा बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कार्बन था, कोई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर अपने पास कोई NB। तो बताओ, ये था अपने पास शुगर, ठीक है। शुगर के साथ मैंने NB जोड़ दिया, तो क्या इस मॉलिक्यूल को मैं न्यूक्लियोसाइड बोल दूँ, बताओ, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बढ़िया। अब मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो इस मॉलिक्यूल के साथ मुझे क्या जोड़ना है, अब फॉस्फोरस जोड़ना है। अब फॉस्फोरस कहाँ जुड़ता है, ये दूसरी बात, फॉस्फोरस कहाँ जुड़ता है ना, शुगर के 5वें कार्बन के साथ P जुड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी P कहाँ जुड़ेगा, कहीं यहाँ जुड़ेगा, यानी एक बॉन्ड हटेगा यहाँ से और यहाँ पर P लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया। तो ये पूरा मॉलिक्यूल, अब इस पूरे मॉलिक्यूल को अपन बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, अपन ने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है अपने पास एक मोनोमर, किसका मोनोमर, DNA का। अब ऐसे हजारों करोड़ों जुड़ेंगे तब अपने पास DNA मॉलिक्यूल बनेगा। इसके ऊपर जुड़ेगा, इसके नीचे जुड़ेगा, यहाँ एंटी पैरेलल, तो एक स्टैंड बना लो, उसका उल्टा कर देना, एंटी पैरेलल में दूसरा स्टैंड भी बन जाएगा। तो अपने पास, अब बताओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, जब अपन को एक यूनिट मिल गई तो अब अपन उसको बार बार जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा DNA मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड, इस पूरे को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और जब पूरा जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। चलो, क्लियर हो गया। चलो, अब इसकी बॉन्ड वगैरह की भी बात करेंगे सब, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। चलो, अब बात करते हैं इसकी बॉन्ड की। अब देखो, स्ट्रक्चर जो होगा ना पूरा DNA का स्ट्रक्चर, वो मैं ना थोड़ा एंड में पढ़ाऊंगी, क्योंकि थोड़ा लेंदी है, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं एंड में बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। बट अभी मैं इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहे हैं उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर आपको 2 लिंकेज देखने को मिल रही है, 2 बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो, सबसे, वैसे तो बॉन्ड बहुत सारे हैं, बोलो मैम वैसे तो बॉन्ड बहुत सारे हैं मैम, अरे वो नहीं बोल रही मैं, अरे भाई एक शुगर 2 मॉलिक्यूल के साथ कौन कौन से कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहा है, एक नाइट्रोजन बेस के साथ, एक फॉस्फोरस के साथ। अब अच्छा देखो, यहाँ पर है शुगर, यहाँ पर क्या है अपने पास, शुगर है। तो जब ये शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है तो ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड नहीं दिख रहा आपको, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है। तो बच्चा इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होती है वो किस किस के बीच में होती है, तो क्या बताओगे, पेंटोस शुगर के पहले कार्बन और नाइट्रोजन बेस। अब वो नाइट्रोजन बेस कोई सा भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, नाइट्रोजन बेस होना चाहिए बस। कि मैंने क्या बोला, पेंटोस शुगर का पहला कार्बन के और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो लिंकेज होती है, जो बॉन्ड बनता है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, बताओ जल्दी बताओ, कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बच्चा मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, कैसे लिखूँ, यहाँ लिख दूँ। तो ये जो लिंकेज होगा, यानी ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखो, बताओ जरा, मुझे बताओ, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड था, पॉलीपेप्टाइड था या नहीं था। फैट में कौन सा था, पढ़ा आपने, एस्टर बॉन्ड या पॉलीएस्टर बॉन्ड।
और डीएनए के अंदर शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया? तो पहला बॉन्ड अपन ने देख लिया। अब दूसरी लिंकेज और कहाँ हुई है, इस शुगर की इस फॉस्फेट के साथ। अरे भाई इस शुगर की इस फॉस्फेट के साथ, यानी शायद मेरे हिसाब से ये वाला बॉन्ड है, बताओ ये वाला बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, बताओ, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे बच्चा, इस बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और दोनों ही केसेस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ध्यान रखना, यानी डिहाइड्रेशन होगा। बच्चा देखो, जब अपन ने अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना रहा तब भी डिहाइड्रेशन हुआ था, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकला था। जब अपन ने प्रोटीन बनाया था तब वही आगे डिहाइड्रेशन हुआ था। जब अपन ने फैट का मॉलिक्यूल देखा था तब भी डिहाइड्रेशन हो रहा था। और यहाँ पर भी तीसरी बार जब अपन ने डीएनए का मॉलिक्यूल बना रहे तब भी यहाँ पर पानी बाहर निकलेगा। तो यहाँ से भी पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से भी पानी बाहर निकलेगा, और दोनों बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगा। ये बात ध्यान रखना आप, है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहाँ पर बच्चा कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दो बॉन्ड। अभी बच्चा मैंने सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का बताया, मैं ऊपर नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड की कोई बात ही नहीं कर रही हूँ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम एक बॉन्ड और होता है फॉस्फोडाइस्टर, अरे बात करेंगे उसकी, बट अभी सिर्फ मैं एक मोनोमर के बीच में बात कर रही हूँ कि मोनोमर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। क्लियर? मैं तो अभी ये भी नहीं बता रही कि नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाना है, मैं सिर्फ इस वाले मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड दे दिया जाए और आपसे यहाँ पर ए और बी लिख दिया जाए और आपसे पूछ ले कि बताइए इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये स्ट्रक्चर, आपसे ऐसे पूछ लेते, एक जिपमर पे क्वेश्चन आया था, आपको ये स्ट्रक्चर दे दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। बच्चों को ये बहुत से स्टूडेंट हम पूछे थे, अब बताओ ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, बहुत पहले था, 2013 में आया था आई थिंक, ठीक है, लेकिन आ रखा था, ठीक है। तो अब इससे थोड़े मॉडिफाइड बनते हैं। तो अब क्या होता है, स्ट्रक्चर देते थे और आपको यहाँ ए और बी लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपसे ऐसे पूछते हैं कि बताइए कि ये बॉन्ड के नाम बताइए। अब फिर इसके साथ दूसरा जोड़ देंगे तो अपन वो भी देखेंगे। तो आपको एक न्यूक्लियोटाइड का तो आना चाहिए, तो एक न्यूक्लियोटाइड को मैंने आपको बता दिया कि एक न्यूक्लियोटाइड का देखो, तो अगर ये वाला बॉन्ड बनेगा तो हमेशा उसको ग्लाइकोसिडिक बोलेंगे, और ये वाला बनेगा फॉस्फोर और 5वें कार्बन तो उसको फॉस्फोएस्टर। अब बच्चा आप काम के, अब सुनो ऐसे क्वेश्चन कितने सारे बनते हैं और मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बता दिया, आपको डायग्राम दे दिया और यहाँ ए लिख दिया और यहाँ बी लिख दिया, तो बता दोगे ग्लाइकोसिडिक फॉस्फोर। दूसरा क्वेश्चन, भाई दूसरा क्वेश्चन ये है कि दोनों के केस में क्या यहाँ पर पानी निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। यहाँ पर दोनों ही केस में डिहाइड्रेशन होता है, ध्यान रखना इस बात को। यानी यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे अपन ने अमीनो एसिड में देखा था, मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बता रही, बस मैं आपको इतना बता रही क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट मैं आपको क्योंकि आपको पता है ना वाटर मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। तो बस मैं इतना बता रही हूँ कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, इधर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बनते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एम्स में आ रखा क्वेश्चन और बहुत बार नीट में भी आ रखा है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में होती है बताओ? कार्बन का पहला कार्बन और NB के बीच में, ठीक है। पहले कार्बन किसकी? पेंटोस शुगर की पहली कार्बन और नाइट्रोजन बेस के बीच में। और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किसका होता है? शुगर का कार्बन नंबर 5 यानी शुगर के 5वें कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। कार्बन बॉन्ड यानी कार्बन का जो नाम या नंबरिंग है वो पूछी गई है कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किस बॉन्ड के बीच में होता है और वाला किसके होता है। अब बच्चा, अब आप बोलोगे मैम जब फॉस्फोडाइएस्टर होता है वो भी तो सेम ही होगा। नहीं, वो सेम नहीं है, उसका भी डिफरेंस बताऊंगी मैं। पहले आपको ये आना चाहिए। तो ये था अपना न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको आनी चाहिए जो चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, क्या है मैम ये क्या है, लेकिन अब ध्यान रखना न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में, अच्छा अब देखो एक और क्वेश्चन लो, अब अपन बनाते हैं ना, इंतजार क्यों करें बताओ। अगर न्यूक्लियोटाइड पूछे तो न्यूक्लियोटाइड में 2 बॉन्ड मिलेंगे आपको, है ना, एक तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज मिलेगी। लेकिन न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ एक ही लिंकेज मिलेगी, वो है ग्लाइकोसिडिक वाली। क्यों? क्योंकि भाई न्यूक्लियोसाइड में तो फॉस्फोरस होता ही नहीं है। लो ये बन गया एक और क्वेश्चन। तो थोड़ा सोचा करो, अगर ये चीज़ सोचने लग गए तो अपने आप तुम क्वेश्चन बनाने लग जाओगे, अपने आप तुम्हें आंसर की कोई वो लालसा ही नहीं रहेगी कि मुझे आंसर ढूंढना है। नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं तुम्हारे, आंसर अपने आप आएगा, आंसर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो क्वेश्चन और बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं,
ठीक है। अभी और बनाएंगे अपन, जब अपन पूरा मॉलिक्यूल, जब मैं पूरा मॉलिक्यूल बनाऊंगी एंड में, तब अपन क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगी किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो इतना ठीक है न्यूक्लियोटाइड के लिए। चलो तो यहाँ तक आया समझ में आपको, आगे स्टार्ट करें। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो था अपना न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल, ठीक है, जो आपने पूछा जाता है। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे एंड में। मैंने आपको पहले बोल दिया मैं डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे एंड में बताऊंगी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। अब आप बुक में एक बार, अब देखो मैं सारे स्ट्रक्चर बनाऊंगी नहीं, ठीक है। अब बुक में एक बार देखना, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर दे रखा है और बाकी के नाइट्रोजन शेयर के इसके भी दे। अब इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है, क्या है ना। मैं स्ट्रक्चर सारे नहीं बनाऊंगी, ध्यान रखना, तो टाइम वेस्ट होगा। आप बुक में देख लेना एक बार, क्यों जो दे रखा है सिर्फ वही ध्यान रखना, फालतू ज़्यादा एडिशन मत करना, ठीक है। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आगे वाला तो पेंटोस शुगर हो गया, ये लिंकेज, इसको अभी ऐसे रहने देते थोड़ा सा। अब यहाँ आ जाते हैं अपन, है ना, हटा दो इसको। ठीक है। चलो देखिए, तो सबसे पहले काम करते हैं पेंटोस शुगर एक बार देख लेते हैं। बना देती हूँ। बात बोले मैम इतनी गड़बड़ करते हो आप, क्या करें, करनी पड़ती है बच्चा, गड़बड़ करे बगैर सही रास्ता मिलता भी नहीं है, ठीक है। देखो सही रास्ता मिल गया, हाँ पहुँच गई मैं, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन पेंटोस शुगर। अच्छा पेंटोस शुगर कौन से, डीएनए, अच्छा डीएनए की बात कर रहे हैं ना, तो डीऑक्सी राइबोस बना देती हूँ फटाफट, है ना। फिर अपन राइबोस शुगर, फिर अपन नाइट्रोजनस बेस की बात करें। अच्छा देखो, है ना, पेंटोस शुगर है तो सबसे पहले 5 कार्बन ये बनाया, और यहाँ पर भी कार्बन। अब मैं फॉस्फोरस नाइट्रोजन बेस नहीं बता रही, सिर्फ पेंटोस शुगर बना रही, ठीक है। अच्छा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, क्लियर। अब अच्छा देखो, यहाँ पर कहाँ पर होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन है ना, तो 1 2 3 4, यहाँ पर OH बॉन्ड और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने बोला था ना कि यहाँ पर थर्ड कार्बन पे आरएनए पर OH होता है, यहाँ पर भी OH, यहाँ पे भी, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो डीऑक्सी बन गया, ठीक है। 1 2 3, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा एक, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर, है ना, क्या होता है, एक OH होता है, तो 1 2 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, क्लियर, समझ में आया। देखो दिख रहा है, देखो 4 वैलेंसी सबकी पूरी हो रही है। ये एक कार्बन है तो 1 2 3 4, ये दूसरा कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसकी, 1 2 3 4 इसकी। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और एक OH होता है, ये आ गया OH। हाँ मैंने बोला था ना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, अब वाटर निकलेगा तो भाई OH होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा तभी तो वाटर मॉलिक्यूल निकले। लो भाई आ गया, तो दिखा आपको, तो देखो 4 वैलेंसी पूरी हो गई। देखो CH ये 4 ये 4 ये 4, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये है अपने पास कौन सा मॉलिक्यूल, डीएनए का पेंटोस शुगर। अब यहाँ से फॉस्फोरस में H3PO4 जुड़ेगा, तो उसका OH इसका H ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा। यहाँ से भी एक, अगर इसका एक यहाँ से H निकल रहा है तो यहाँ से OH, खैर ये एक दूसरे पे इंटरकन्वर्जेबल होता है, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से नाइट्रोजन बेस में यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से तो जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस, यहाँ जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस, और यहाँ जुड़ेगा फॉस्फेट, है ना। अपन को बात करनी है सिर्फ इस वाले की जो मैंने आपको बता दी। तो ये था अपने पास पेंटोस शुगर, क्लियर। चलो तो ये बात आगे समझ में, तो ये था अपने, ये डायग्राम शायद आपकी बुक में दे रखा होगा, आप इसको देख लेना। आरएनए में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर OH आ जाएगा, आरएनए में सबसे पहले आया था, आरएनए में O हटा तो यहाँ पर H हट गया, तो इसलिए डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं, क्लियर। चलो अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन उसकी, किसकी, नाइट्रोजन शुगर की, नाइट्रोजन बेस की, नाइट्रोजन बेस। अब अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। अरे मैम क्या बता रहे हो आप, मतलब बेसिक होते हैं नेचर में। अब आपको पता है बच्चा, जो चीज़ बेसिक होती है नेचर में उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना, और जो चीज़ एसिडिक होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको, आई एम सो सॉरी बच्चा, हो जाती है गलती, है ना। वैसे तो आपको पता है, देखो बच्चा अमीनो एसिड वाला जब मैं टॉपिक पढ़ा रही थी, तो अगर मैंने वैसे तो बता दी थी आपको कि अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो उस पर चार्ज होगा नेगेटिव,
और फिर अपने ड्यूटेराइन बनाया था, देन उसके बाद बेसिक अमीनो एसिड बनाया था। तो बेसिक अमीनो एसिड में कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। ये मैं इसलिए बोलती रहती हूँ तुम्हारे भेजे में आता है कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था, तो रहे हाँ ऐसा ऐसा पढ़ा था अपन ने, ठीक है। चलो अब देखो नाइट्रोजन बेस, और वैसे तो बेसिक है, बेसिक नेचर का, तो खैर ये बात की बात है। अब सुनो सबसे मजेदार बात, नाइट्रोजन बेस कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने तरीके के आपको देखने को मिलते हैं? 2 तरीके के। कैसे होते हैं? 2 तरीके के। पता है मैम, आप नया बताओ ना कुछ, आप बात करेंगे, रुको 2 मिनट, है ना मैम, हमको पता है, आप कुछ नया बताओ, ऐसे बोलते हैं बच्चे, मैम पता है हमको, आप कुछ नया बताओ। अरे बता रहे भाई, ठीक है। चलो तो मुझे बताया, बहुत होशियार हो। अब प्यूरिन, अब आपको पता है प्यूरिन में क्या होता है बच्चा। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। प्यूरिन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। मैं एडेनिन ग्वानिन वाले नहीं पूछ रही, अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। बच्चा वैसे तो आपको ध्यान होगा, फिर भी ध्यान रखना, प्यूरिन में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, जितने भी नाइट्रोजन बेस आएंगे, उनमें हमेशा डबल रिंग होगी, ये बात ध्यान रखना। और पिरिमिडिन में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, यानी जितने भी नाइट्रोजन बेस आएंगे, उनमें एक ही रिंग होगी। अब याद कैसे करोगे? अरे मैं हूं ना, मैं बताती हूँ ना आपको कैसे याद रखोगे आप। अरे तो मुझ पे छोड़ दो सब, बोलेंगे यस मैम आप हो ना हमारे साथ, बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल अपने पास बनता है, ठीक है। तो देखो ये है प्यूरिन, और पिरिमिडिन में अपने पास ये नाइट्रोजन कहीं बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े शामिल ला लेना। सिर्फ एक ही अपने पास देखने को मिलता है, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, तुम देख लेना, ठीक है। अब बच्चा सुनो, अब याद कैसे करोगे? मैं याद करने का तरीका बता, बहुत कंफ्यूजन हो जाता, मुझे भी होता था, फिर मैंने एक ट्रिक बनाई, बहुत पहले की ट्रिक बनाई भी यही है, कम से कम बहुत साल हो गए, 3-4 साल हो गए उसकी पहले की ट्रिक बनाई, अभी तक याद है मुझे, है ना। देखो अच्छा बच्चा, एक है ना एक नाटक आता था, अगर आपने देखा हो तो, वो जी टीवी आता था बहुत पहले, कम से कम 7-8 साल पहले ना, एक जी टीवी आता था, और जी टीवी में एक नाटक आता था पवित्र रिश्ता। अगर आपने नाम सुना हो तो पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है, बट अपने भाई बहनों से पूछना, उन्होंने तो देखा ही होगा जरूर। एक ना रिश्ता, एक है ना नाटक आता था पवित्र रिश्ता। अब पवित्र रिश्ता में, पवित्र का मतलब होता है प्योर। अब कोई नई शादी होती है किसी की, या जो मैरिड कपल होते हैं, पवित्र रिश्ते में 2 बंधन होते हैं, 2 बंधन, एक लड़का और एक लड़की होते नहीं होते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, मतलब एक बॉन्ड होता है, प्योर बॉन्ड होता है, बिल्कुल शुद्ध बॉन्ड होता है। शादी एक प्योर बॉन्ड होता है, ठीक है। बस तो 2 बॉन्ड है तो 2 रिंग है, और 2 रिंग है तो प्योर है, और प्योर है तो मतलब प्यूरिन है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, याद हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपके पूछा गया था बच्चा, कि एम्स में आया हुआ, ये एम्स और जिपन दोनों में आ रखा था कि प्यूरिन और पिरिमिडिन में एक बेसिक डिफरेंस बताओ। तो जितने भी प्यूरिन नाइट्रोजन बेस होंगे उनमें हमेशा डबल रिंग होगी, और पिरिमिडिन में जितने भी नाइट्रोजन बेस होंगे उनमें हमेशा सिर्फ सिंगल रिंग होगी। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कितनी बार पूछेगा, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर? देखो दिख रहा है 2 रिंग और इसमें 1 रिंग। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन नंबर बताओ, तो मैं बता दूं प्यूरिन में कार्बन नंबर होते हैं 9। जितने भी नाइट्रोजन बेस होंगे उसमें कितने कार्बन होंगे? 9 कार्बन होंगे, और पिरिमिडिन में होंगे 6 कार्बन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर ये जुड़ेगा तो ये बात आप ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन बेस के अंदर जो होते हैं वो कितने होते हैं, सही लिखा मैंने? 2 3, हाँ सही है, ठीक है। 2 3 5, हाँ ठीक है, और इसमें भी हाँ एक जगह हट जाता है और ये बन जाता है, ठीक है सही है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। अरे मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इसमें डबल रिंग होता है, उसमें 1 रिंग होता है। तो 2 डिफरेंस आपको आ गए कि प्यूरिन में जितने प्यूरिन मॉलिक्यूल अपन देखेंगे, बच्चा मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, एडिन मुझे खुद को ढंग से याद नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है, बुक में एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। एडिनिन और ग्वानिन का दे रखा है आई थिंक, ठीक है, उसका देख लेना। तो प्यूरिन जो होते हैं वो ये होते हैं, और पिरिमिडिन जो होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अब अच्छा सुनो, है ना। अब दूसरी बात ये है कि अब इसको हटाते हैं यहाँ से, बहुत हो गया इसका। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं प्यूरिन की। अब आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है, प्यूरिन डबल रिंग मतलब 2 रिंग होती है, पायरिमिडिन 1 रिंग होती है। क्लियर? अब प्यूरिन के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं बच्चा? एक आता है एडिनिन, है ना, और एक होता है गुआनिन। पता है आपको अच्छे से? अब बोल मैम कुछ नया बताओ, बता रहे रुक जाओ। दूसरा है पिरिमिडिन में 3 होते हैं, एक आता है साइटोसिन, एक आता है थायामीन, और एक आता है यूरासिल। और मैम ये भी हमको ध्यान है, अरे बताया बच्चा आपको तो बहुत होशियार हो, ठीक है। तो ये होते हैं, समझ में आ गया कि 2 तरीके के अपने पास प्यूरिन पिरिमिडिन होते हैं, एक तो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं प्यूरिन, है ना, और पिरिमिडिन होते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। याद रखो इसको, ठीक है। अच्छा
ये तो याद हो गया होगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो बच्चा, एडेनिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी दो एंटी पैरेलल स्टैंड, यानी जैसे मान लो ये डीएनए है ना, और ये डीएनए मॉलिक्यूल है, कुछ ऐसा नहीं होता, कैसा होता है, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, ठीक है, एंटी पैरेलल होता है, याद रखना, ठीक है। तो आपको पता है कि अब मैं इसको लीनियरली बना दूं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कोई शुगर होगा, यहाँ कोई नाइट्रोजन बेस होगा, फिर यहाँ कोई शुगर होगा, यहाँ कोई नाइट्रोजन बेस होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में अगर एक नाइट्रोजन बेस प्यूरिन का है तो दूसरा हमेशा बॉन्ड बनाने वाला उसका प्रिमिडिन होता है, यानी प्यूरिन हमेशा प्रिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कभी भी प्यूरिन यानी ए कभी भी जी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, सी कभी भी टी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, सी कभी भी यू के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, यू कभी भी टी, यानी कुल मिला के आपस के ही बॉन्ड नहीं बनते हैं, हमेशा इंटरकन्वर्जन अलग अलग स्पीशी अलग अलग मॉलिक्यूल वाले बनते हैं। यानी हमेशा ध्यान रखना कि प्यूरिन ही प्रिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है, इससे होती है स्टेबिलिटी मेंटेन, इससे क्या होती है, स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, ध्यान रखना, इसका रीजन है स्टेबिलिटी, है ना। और एंटी पैरेलल होने का ही कारण है स्टेबिलिटी को मेंटेन करना डीएनए की, ठीक है, ताकि ना अच्छे से बॉन्ड बने और है ना बिल्कुल बैलेंस रहे। तो हमेशा ध्यान रखना, एडेनिन जो प्यूरिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। गुआनिन जो प्यूरिन है वो हमेशा साइटोसिन प्रिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब व्हाट अबाउट यूरासिल, उसकी बात करेंगे, 2 मिनट रुको, ठीक है। अब बच्चा ये हो गया यहाँ पर बात। अब सुनो बच्चा, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, है ना, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ, इनके साथ बनाता है। अब बच्चा मैं आपको बताऊँ, यूरासिल जो होता है वो एक और डिफरेंस आ गया आरएनए में। देखो पहला डिफरेंस तो क्या बताया था मैंने कि उसमें OH होता है, इसमें H होता है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है, और डीएनए में यूरासिल की जगह थाइमिन होता है। यानी ये 4 आपको किस में देखने को मिलेंगे, डीएनए में, और थाइमिन की जगह अगर यूरासिल आ गया तो समझ जाओ वो आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंट, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यूरासिल क्या होता है, अपने पास एक ऐसा नाइट्रोजन बेस या प्रिमिडिन होता है जो थाइमिन की जगह ले लेते हैं, यानी आरएनए में ए किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यू के साथ बनाएगा, और डीएनए में ए किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ए की जगह। समझ में आया, ठीक है। अच्छा मैं वापस बता दूं, देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, डीएनए की है अपने पास डीएनए मॉलिक्यूल, पहले डीएनए बात करते हैं, फिर आरएनए का थोड़ा समझा दूंगी। अब ए हमेशा टी के साथ बनाता है, जी हमेशा ए हमेशा टी के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनते हैं, ध्यान रखना। ए नाइट्रोजन बेस, मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस ए है, यहाँ नाइट्रोजन टी है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ऐसा ही आप दूसरा वाला देख लो, नाइट्रोजन बेस यहाँ पर जी है और दूसरा वाला यहाँ पर मान लो सी है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना। कितने बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब इन बॉन्ड्स को मैम बोलते क्या है, तो बच्चा इन बॉन्ड्स को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चा मैं आपको मज़ेदार बात बताती हूँ जो क्वेश्चन में आया हुआ है, बहुत क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो सुनो सबसे पहले। तो पहले बात क्लियर हुई, प्यूरिन हमेशा प्रिमिडिन के साथ बनाएगा, है ना, जिसमें एडेनिन हमेशा एडिन जो प्यूरिन होता है वो हमेशा थाइमिन प्रिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बेस में और डीएनए मॉलिक्यूल में, और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन प्रिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जी हमेशा सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो जितने भी बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन अभी आ गया तीसरा क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड 2 लिंकेज पड़ी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फॉस्फोएस्टर लिंकेज, अभी आएगा, अभी न्यूक्लियोटाइड के आगे भी आएगा, सुनना ध्यान से। और इनके बीच में जो लिंकेज होगी वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड लिंकेज होती है, ठीक है, क्लियर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है बच्चा, एक बात मैं आपको बताऊं, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा डीएनए स्टेबल होता है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए पता है डीएनए की स्टेबिलिटी को पहचानने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, बताओ। मैं आपको ये क्वेश्चन आया हुआ, एम्स में आ रखा है ये क्वेश्चन, तो आप क्या डिफाइन करोगे, तो बच्चा आप उसमें देखोगे उसके हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप बोलोगे मैम हाइड्रोजन हम कैसे देख सकते हैं, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। आप एक बात बताओ, ए और टी और जी और सी के बीच में हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, तो आई थिंक जी और सी में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 3 बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब जी सी वाला बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए और टी। तो एक काम करो, आप क्या करो, कुछ मत करो, डीएनए में जी और सी का रेशियो निकाल लो ए और टी के, अगर ए और टी के मुकाबले जी और सी का रेशियो ज़्यादा हुआ तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बात ध्यान रखना। और अगर एओटी का मॉलिक्यूल अगर एओटी के नाइट्रोजन में ज़्यादा हुए जीसी में तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है उसके मुकाबले, पहले वाले के मुकाबले। ये है क्वेश्चन आने लायक जो आपसे पूछा गया था। तो वैसे तो मैं जेनेटिक में बताऊंगी, है ना, पूरा ये से समझाऊंगी, बट अभी मैं से ऊपर से बता रही हूँ। अब इतना ध्यान रखो, अगर डीएनए की स्टेबिलिटी पता करनी है तो जी और सी के बॉन्ड को देख लो। अगर पूरे डीएनए मॉलिक्यूल जी और सी को बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका मतलब डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। अगर आपको ठीक है आ गया समझ में, और ए टी ज़्यादा तो अनस्टेबल, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड
अनस्टेबल होगा। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको डीएनए मॉलिक्यूल को खुद डीजनरेट करना है, कट करना है, हटाना है मॉलिक्यूल को, तो आप क्या करो, हीट कर दोगे, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत बहुत वीक होते हैं, ध्यान रखना। तो ज़्यादा हीट मिलने से ये क्या डीनेचर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आप क्या करोगे, हीटिंग दोगे, अपने आप टूट जाएगा। तो आता है ये क्वेश्चन आ रखा है, एक तो ये पहला वाला क्वेश्चन स्टेबिलिटी वाला और दूसरा टूटने वाला। तो आप क्या करोगे, हीट कर दोगे। आपके बायोटेक्नोलॉजी में शायद बायोटेक्नोलॉजी, हाँ, उसमें दे रखा है ये क्वेश्चन, डीनेचर्ड वाला, इसमें अपन हीट करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक काम करते हैं, फटाफट मैं आरएनए का ही बना देती हूँ। देखो बच्चा, आरएनए में कुछ नहीं होता, एक ही स्ट्रैंड होता है ना। आरएनए में क्या होता है, जो ए होता है, मैंने क्या बोला, ए भी होगा और जी भी होगा, सेम बॉन्ड होगा। अब मैंने बोला कि आरएनए में बस टी की जगह क्या हो जाता है, यू आ जाता है। तो ए की जगह बस यू आ जाएगा, टी की जगह यू आएगा और ये सी ऐसा कैसा करेगा, बस ये कंपाउंड होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो अब आप एडेनिन और ग्वानिन वाला स्ट्रक्चर देख लेना बुक में। ठीक है, मैं उसको समझा, मैं आगे वाला मेन टॉपिक अब पढ़ाऊंगी अब। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर वाला बना रही हूँ, फिर अपना ये न्यूक्लिक एसिड वाला भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अपना लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर, उसमें पूरा समझा देती हूँ विद क्वेश्चंस बता देती हूँ मैं। तो अच्छे से देख लेना कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन रखे हैं। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बने वापस पूरा रिपीट कर दूँगी, जितने भी क्वेश्चन बने। ठीक है, चलो तो इसको हटाते हैं। अब अपन अपना मेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अब कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, कैसे एंटी पैरेलल बनता है, वगैरह वगैरह सब देखेंगे। समझ आ जाएगा, टेंशन मतलब, थोड़ा सा भरोसा रखो अपने आप पर, और मेरे में भी थोड़ा थोड़ा रख लो, थोड़ा सा रख लो, ज़्यादा नहीं तो। यस मैम, आप चलो उसको हटा दें। चलो स्टार्ट करें हम। हाँ, अलग अलग चौक ले लेते हैं, थोड़ी सी, थोड़ा हाईलाइट करने में इजी रहेगा। येलो ले लो क्या चौक, येलो है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें अब। तो लिख दूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ डबल हेलिकल मॉडल। हेलिकल से बोलते घूमता रहता है स्प्रिंग की तरह, देखा होगा आपने, तो बहुत होशियार हो, है ना। चलो ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल यहाँ पर लिख देती हूँ। फिर बोलेंगे मैम क्या बता रही हैं आप, क्या बता रहे हो आप, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हो। चलो ज़्यादा बात नहीं करना, बस लास्ट है और कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करें, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम 3 बना लेंगे बस। चलो सबसे पहला, अब आप बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम ये स्टैंड में अपन है ना 3 डैश ये 5 डैश लगाते हैं ना, ये क्या होता है। बच्चा वो भी समझाऊंगे, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस उसको भी समझाएंगे। ठीक है, बस 3 ही बना देती हूँ बच्चा ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 3 बहुत है, हाँ बहुत है। चलो अब एले काम करो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो तुम, नहीं एक काम करते हैं, इन दोनों को छोड़ो, इस बीच वाले के पहले न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या यहाँ पर कार्बन था? हाँ मैम था, बिल्कुल था। ठीक है, ठीक है, ये 5वां कार्बन, 1 2 3 4 और 5। क्या यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे? क्या यहाँ पर पी था? बच्चा न्यूक्लियोटाइड की बात करें, पूरा मॉलिक्यूल नहीं बना रही मैं, आप समझ जाना। क्या यहाँ पर पहला कार्बन था? तो पहले कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो बन गया अपने पास 1 2 3, ये अपने पास शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्लियर? तो ये अपन ने देखा था। यहाँ की लिंकेज क्या कहलाती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, यहाँ की लिंकेज क्या कहलाती है? पहले कार्बन के साथ क्या कहलाती है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये अपन ने बात करी थी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऐसा ही इन दोनों में भी बना लेते फटाफट। ठीक है, तो देखो ये C था, C के साथ P जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 2 कार्बन, ये इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर है नाइट्रोजन बेस, है ना। अब इसमें बना लेते हैं फटाफट, ये C ये P, है ना, 1 2 3 4 और ये 5 और ये नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये देखो सही है, बिल्कुल बन गया न्यूक्लियोटाइड, है ना। 1 2 3, ये है शुगर, ये है शुगर और ये शुगर मॉलिक्यूल। क्लियर? चलो अब ये अपन ने देखा था, अभी अपन एक इस दोनों के बीच को अपन ने क्या बोला था? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, सॉरी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इनके बीच को बोला था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, चलो अब अपन इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। एक तो न्यूक्लियोटाइड बनाया, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब बच्चा सुनो, मजेदार बात सुनना ध्यान से। अब क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने रेफरेंस मान लिया, मान लो ये वाला है, इसमें जो इसका जो फॉस्फोरस होगा ये पहले वाले के 3rd कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है,
मैंने क्या बोला वापस। इसको भूल जाओ, अभी इसको देखो, 2 को देखो, क्योंकि मुझे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। इसको मैंने रेफरेंस माना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक तो मेरा एक न्यूक्लियोटाइड था, यहाँ से यहाँ तक मेरा एक न्यूक्लियोटाइड था। अब इसको चेन बनानी है तो ऊपर और नीचे वाले के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब ऊपर और नीचे वाले के साथ जुड़ना पड़ेगा तो एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और वो बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस 2 बॉन्ड बनाएगा, एक तो खुद के शुगर के साथ भी बनाएगा और दूसरा दूसरे वाले शुगर के साथ भी बनाएगा। तो बच्चा ये है काम की बात कि दूसरे वाले शुगर के साथ ये तीसरे कार्बन के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? तीसरे कार्बन के साथ। देखो बन गया। सेम यहाँ पर ये वाला इस वाले दूसरे वाले के साथ किसके से जुड़ेगा? तीसरे कार्बन के साथ। तो बन गई चेन। अब ऐसी बनती जाएगी और आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉस्फोरस, अब इस फॉस्फोरस ने इस कार्बन के साथ भी तो बॉन्ड बनाया। अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है सेम जैसा ये कार्बन था, तो यहाँ पर भी एस्टर बॉन्ड बनेगा, लेकिन कितना बॉन्ड बनाया है? दूसरा बॉन्ड बनाया है। तो बच्चा ये वाला जो बॉन्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो ये होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ में आया आपको? अब बच्चा, अब क्वेश्चन में एक साथ ही बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। मैं जब पूरा मॉलिक्यूल बना दूं उसके बाद ही आपको मैं क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उतने सारे रिपीट करूँगी, बट अभी बस समझ लो, ठीक है? तो एक रेफरेंस माना, ये तो आ गया था समझ में अच्छे से। ये अगर ऊपर वाले के साथ जाएगा, ये नीचे वाले, अब देखो पहले ऊपर वाले का देख लो, एक दोनों को जोड़ो मत। तो ऊपर वाले के जो इसका फॉस्फोरस होगा ऊपर वाले के थर्ड कार्बन के साथ जुड़ेगा। सेम अब ऐसा जुड़ता जाएगा तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। क्लियर? अब ये तो था अपने पास मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, ठीक है? अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। यहाँ से इस फॉस्फोरस को हटाएंगे, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे, जब तक मैं दूसरा नहीं बना देते तब तक नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं? अब चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो हो गया एक वाला। तो डीएनए का स्ट्रैंड कुछ ऐसा होता है, बताओ। यस मैम, ऐसा ही होता है डीएनए का स्ट्रैंड, है ना? ये ऐसा होता है डीएनए का स्ट्रैंड। बताओ कैसा स्ट्रैंड होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा, ये बच्चों को हमेशा रखना होगा। मुझे आपसे कैसे पूछूं, लेकिन एक बात बता, बच्चे 2 डीएनए है ना? अब आप अपने दिमाग में, वैसे मैं तो आंसर बता देती हूँ बच्चा। डीएनए का मॉलिक्यूल हमेशा एंटी पैरेलल होता है, और एंटी पैरेलल इसमें कौन सा है? ये वाला, ना कि ये वाला। तो ये वाला रॉन्ग है, याद रखना। ये वाला जब भी कभी दिखे ये रॉन्ग होता है। ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है, ये होते हैं एक्चुअली में, ये होता है डीएनए का एंटी पैरेलल वाला डायग्राम। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अब आप बोल रहे हो मैम दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर ध्यान से देखो तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो डिफरेंस दिख जाएगा। खैर कोई बात नहीं, तो आप ध्यान रखना। चलो अब अपन दूसरा वाला बना देते हैं। अब दूसरा वाला मैंने बोला पैरेलल होगा, तो पैरेलल मतलब इसी के साथ सामने वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने उसके आगे एंटी और लगा दिया था, एंटी लगा दिया, तो उसका मतलब उल्टा कर दो, यानी इसको उल्टा बना दो। कुछ नहीं करो, इसको उल्टा बना दो। तो एक काम करो, चलो बनाए। चलो थोड़ा सा देखते हैं ना, यहाँ बनाओ। ओ था, ठीक है, ये मॉलिक्यूल था, ये ऐसा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर अपने पास ये था, और 1 2 3 4 ये कार्बन था, और यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और बनाओ, ये ओ था, फटाफट बना देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये वाला अपने पास 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक और बना देते हैं, ये था 1 2 3 4 5, हो गया। और ये यहाँ, ठीक है। चलो यहाँ बनाएंगे नाइट्रोजन बेस, यहाँ बनाएंगे नाइट्रोजन बेस, यहाँ बनाएंगे, क्योंकि पहले कार्बन से मैंने क्या बोला था, शुगर के पहले कार्बन से, पहले कार्बन कहीं भी हो तुम वहाँ बनाओगे। और शुगर का 5वां, ये 5वां कार्बन, 5वां कार्बन, 5वां कार्बन। तो यहाँ जोड़ो फॉस्फोरस, यहाँ जोड़ो फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ जोड़ो फॉस्फोरस, यहाँ जोड़ो फॉस्फोरस, ठीक है, सही है बिल्कुल। अब आप क्या करो, पहले न्यूक्लियर चार्ज बनाओ। तो क्या बोला था मैंने, एक का 5वें कार्बन के साथ दूसरे के थर्ड कार्बन, तो यानी ये बन गया एक और बॉन्ड, ठीक है। एक का 5वां कार्बन यहाँ बन गया आपके पास, तो ये बन गया अपने पास दूसरा बॉन्ड, ठीक है। अब ऐसे ही चलता जाएगा, तो इसका फॉस्फोरस यहाँ पर दूसरे के साथ जुड़ जाए, ऐसे चलेगा। तो उल्टा बन गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक चेन बन गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक चेन बने, दोनों को जोड़ दो पैरेलली। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हेलिकली रन करेंगे। कैसे करेंगे, हेलिकली रन करेंगे, यानी एक यूं घूम रहा है तो एक यूं घूमेगा, दूसरा यूं घूमेगा तो यूं घूमेगा। अब आपको एक स्ट्रैंड बना ले, दूसरा, अब दोनों स्ट्रैंड को जोड़ो भी तो सही। तो दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा समझ जाना ना। अच्छा अब क्या मैं NB की जगह यहाँ पर A लिख दूँ, तो A के सामने कौन आएगा, T आएगा।
क्या मैं यहाँ पर G लिख दूँ तो G के सामने कौन आएगा, C आएगा। क्या मैं वापस यहाँ पर A लिख दूँ तो A के सामने कौन आएगा, T आएगा। ठीक है, अब A और T के बीच में कौन सा कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। G और C के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड। और A और T के बीच में कितने बनते हैं, डबल बॉन्ड। तो देख लो बन गया, ये बना अपने पास डीएनए का मॉडल। आई थिंक ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है, समझने लायक है, बट हाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बोल सकती हूँ मैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, और जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल, देखो ये पैरेलल है लेकिन एंटी है, एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल रन करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चलो तो क्लियर। अच्छा यहाँ पर भी बच्चा ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये वाला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और ये वाला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है ना, समझ गए ना बात को, वो उल्टा कर दिया मैंने, कोई दिक्कत। चलो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले बराबर बात करते हैं इसमें देखो क्वेश्चन की बात। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा। तो एक चौक ले लेती हूँ मैं, है ना, इसमें न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा। तो न्यूक्लियोसाइड कौन सा होता है, सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड होगा। ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा होगा, न्यूक्लियोसाइड। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, आप इसके साथ फॉस्फोरस भी जोड़ दो तो पूरा हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल देखो बच्चा, शुगर के साथ एन यानी नाइट्रोजन बेस जुड़ा था तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोला था, और इस पूरा जुड़ा था न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे। क्लियर। दूसरा, नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, कौन कौन से कार्बन के बीच में होती है, पहले कार्बन के साथ और इसके साथ। ठीक है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में होती है, ध्यान रखना, शुगर के 5वें कार्बन और फॉस्फोरस के साथ। शुगर के 5वें कार्बन और फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। और दूसरा बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, ऊपर वाले यानी ऊपर वाले पहले वाले के 3rd कार्बन के नीचे वाले के फॉस्फोरस के साथ। मतलब समझे, मतलब इसके फॉस्फोरस के ऊपर वाले के 3rd कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये है डिफरेंस। अब मैंने बोला था ना कि एक डिफरेंस है, आप बोलोगे दोनों सेम नहीं, बच्चा सेम नहीं है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 3rd कार्बन के साथ जुड़ता है, वो भी ऊपर वाले के, दूसरे शुगर के, और एस्टर बॉन्ड खुद ही के है शुगर के 5वें कार्बन के साथ जुड़ता है। ये है मेन डिफरेंस। समझ में आया, क्लियर। फिर अपन नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे। ए के सामने कितने बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 बॉन्ड है ना। फिर मैंने बता दिया स्टेबिलिटी को पहचानना है तो जी और सी के बॉन्ड ज़्यादा देख लो तो स्टेबल ज़्यादा होगा। ठीक है, उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब बच्चा आप क्वेश्चन आता है, देखो अब आपके दिमाग में रहता है कि मैम एक में अगर 5 डैश रहता है तो दूसरी जगह 3 डैश रहेगा, अगर इसके एंटी पैरेलल है तो ये 5 डैश रहेगा तो ये 3 डैश रहेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है। अब ये कैसा आया बच्चा, देखो मैंने आपको क्या बोला था, डीएनए का मॉलिक्यूल कितना ही बड़ा हो, डीएनए का मॉलिक्यूल स्टैंड कितना ही बड़ा हो, वो हमेशा एक जगह से एंड या फिर फ्री जरूर रहते हैं। अगर वो एक जैसे मिल जाते तो सर्कुलर हो जाएगा। ये बात मैंने आते ही आपको बोल दी थी, लेक्चर की शुरुआत में बोल दी थी। इसका मतलब मान लो ये इसका एंड है, डीएनए का ये एक स्टैंड एंड हो गया, ये एक स्टैंड एंड हो गया। अब बहुत लंबा है लेकिन मैंने छोटा सा बताया। लेकिन बच्चा देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मान लो ये इसका एंड पार्टिकल है, क्या ये वाला किसी, अगर इसका ये वाला एंड हो गया तो क्या ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। अगर आप ध्यान दो तो ये वाला अगर दूसरे वाले के साथ नहीं जुड़ेगा तो ये फॉस्फोरस का क्या काम, इस फॉस्फोरस को यहाँ से हटा दो, हटा दिया। तो जब आप इस न्यूक्लियोटाइड को देखो तो इसका कौन सा एंड फ्री हो गया, 5 एंड फ्री हो गया 5 एंड। चलो दूसरी बात, अब इसके पैरेलल में आओ। ठीक है, क्या इसके पास फॉस्फोरस एंड फ्री है, नहीं, फॉस्फोरस तो जुड़ा हुआ है। कौन सा एंड फ्री दिख रहा है, जो जुड़ता है दूसरे के साथ, 3rd वाला। तो ये देखो 3rd वाला फ्री। तो एक में अगर 5वां एंड है, 5वां एंड गिरा तो दूसरे का हमेशा 3rd एंड फ्री होगा। ठीक है, अब एंटी पैरेलल में आ जाओ, इसका 5वां था, अब इसका कौन सा है जो फ्री है, आई थिंक ये 3rd वाला, ये रहा। तो ये 3rd यहाँ पर फ्री है। तो देखो 5वें के साथ कौन सा एंटी पैरेलल में, 3rd एंड। अब इसका एंड वाला देखो कौन सा एंड फ्री है, ये वाला। अब आप एक काम करो, हटा दो, क्यों, क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं है। तो कौन सा एंड फ्री हो जाएगा, 5वां। तो इसका 5वां एंड ये रहा। तो इसीलिए हमेशा 3 डैश और 5 डैश लिखते हैं, और वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, एंटी पैरेलल होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बताई थी, बहुत ही बेसिक छोटी मोटी ट्रिक बता दी ताकि आपको याद रहे। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको वही बताया है बच्चा, जो ध्यान रखना जो आपके सिर्फ एनसीईआरटी में दे रखा है ना, थोड़ा सा है, लेकिन मैंने सोचा फिर मैं जेनेटिक में पूरा आपको डिटेल बताऊँगी कितना होता है, क्योंकि इसमें है नहीं इतना। ठीक है, तो अपन ज़्यादा इस चैप्टर को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, जितना है उतना ही मैं आपको, मैं
आपको फिर बोल देता हूँ बायोमोलिक्यूल में जितना आपके एनसीईआरटी में दे रखा सिर्फ उतना ही आएगा, इससे एडिशनल नहीं पूछते हैं, बात मैंने आपको ध्यान, और जितना होता है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो एक काम करती हूँ, मैं एक चीज़ लिख देती हूँ ना, ताकि आपको है ना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, एस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में होता है बताओ, 5th कार्बन प्लस 5वें कार्बन प्लस फॉस्फेट, है ना। फॉस्फोडाइएस्टर सॉरी लिंकेज किस किस के बीच में होती है बताओ, पहले कार्बन प्लस नाइट्रोजन बेस, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 3rd कार्बन प्लस फॉस्फेट, वो भी दूसरे वाले का, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो पता है 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में होता है। चलो तो ये आपका ये मॉलिक्यूल कंप्लीट, तो समझ में आया आपको, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुक में एक बार दे रखा है, एक बार देखना क्या क्या चीज़ दे रखी है क्या नहीं दे रखी है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे दे रखा है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, है ना। वैसे तो मैंने बता दिया, हाँ ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, मतलब है ना डीएनए के, है ना 3 तरीके के डीएनए होते हैं, ए बैंड, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। ये वाला टॉपिक है बच्चा, बस आपकी लाइन दे रखी छोटी सी, है ना। तो मैं अभी नहीं बताऊंगी इसको, ये मैं आपको जेनेटिक वाला जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगी क्या होता है, तो उसी में मैं कवर कर दूंगी इसको, क्योंकि मैं ज़्यादा लेक्चर को बढ़ाना नहीं चाह रही, ठीक है। चलो तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो गया। तो इसके बारे में जितना आपके इस चैप्टर में था उससे बता दिया मैंने आपको। अब आप एक बार इसको एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा लेक्चर को आप बड़ा नहीं करेंगे, बस बहुत है। अब इसके बाद अपन चौथा वाला पढ़ेंगे, अब कार्बोहाइड्रेट, फिर अपने टॉपिक कंप्लीट, फिर अपन एंजाइम वाला एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगी। मैं आप कोशिश करूंगी कि अब ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँ, मैं करवा दूँ फटाफट, बट अब क्या करूँ बच्चा, मेरे को पढ़ना पड़ता है, मेरे को एनसीईआरटी देखनी पड़ती है एक लाइन कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप समझ होना, ठीक है। चलो तो अब इस एंड लेक्चर को एंड करते हैं। और एक बार आप बस कुछ नहीं करना, मैं हमेशा आपको हर एक लेक्चर में बोलती हूँ एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना, कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।